बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कुछ रूल्स फॉर डिसाइडिंग एन आइटम एज कैपिटल और रेवेन्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आईकॉम पार्ट 1 वालों को ये जो है एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है बोर्ड के अंदर 20 मार्क्स का, जिसके अंदर उसने कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह दे रखी होती हैं, कुछ आइटम वगैरह। तो उसका वो पूछता है कि स्टेट विद रीज़न कि ये जो आइटम दिए गए हैं ये कैपिटल हैं या रेवेन्यू है। अच्छा, अब इसको करने के लिए आपको नॉर्मली यही होता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बताना होता है, लेकिन उस पे से कुछ कैपिटल पेमेंट वाला भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट तो है ही। तो मतलब आपने उसका फोकस यही रखना है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन उसमें से आइटम तो वो कैपिटल पेमेंट का, रेवेन्यू पेमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, या आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, मीन्स इस तरह करके हो सकते हैं। या कोई ऐसी दे सकता है जिसके अंदर ये दो या दो से ज़्यादा भी आ जाए, जिसके अंदर प्रॉफिट भी हो और उसके पीछे ओवरऑल ट्रांजेक्शन भी लिखी गई हो। तो मतलब आपने सारे को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आपने रीज़न के साथ लिख देना है कि अगर आप किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किसी को अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। वो क्यों का आंसर अगर आप क्लियरली देने में कामयाब हो गए तो फिर आपका क्वेश्चन सही रहेगा। और ये आसान इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर और कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ना है, गैस करना है और देखना है कि ये कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का, और उसको स्टेटमेंट वाइज लिखाना है, बस सीधी सी बात है इसके अंदर। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने वो सारे पिछले लेक्चर्स वगैरह देख लिए हैं तो आपको ऑब्वियसली अंदाज़ा होगा ये जो मैंने अभी टर्म्स बोली हैं एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉफिट या लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा। तो आइए अब हम उसको देखते हैं कि अगर आइटम दिया गया होगा तो हमें क्या करना है या क्या रूल है, अगर है भी या नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो आप कंसिडर करेंगे वो ये है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर डिसाइडिंग एन आइटम एज रेवेन्यू और कैपिटल। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब आप समझ लें कि अच्छा ये है तो इसके मुताबिक बस वो रट के लिखा है, ऐसा नहीं है। सेम आइटम मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। एक ही आइटम होगा, एक वक्त में हम उसे कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू है जी, दूसरे वक्त में उसी आइटम को हम कह रहे हैं कि कैपिटल है। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है ना तो इसका मतलब कोई ना कोई तो फर्क है बीच में। ऐसे थोड़ी है कि एक बार हमने उसको रेवेन्यू कह दिया और एक बार हमने कैपिटल कह दिया। हाँ, आइटम का नाम सेम होगा लेकिन उसको एक को हम कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू है और एक और कोई सर्कमस्टांस से उसी में उसी नाम को हम कह रहे हैं कि ये कैपिटल है। इसकी अब मिसाल यहाँ पे देखें नीचे, कहता है फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड आर नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो वेजेस वगैरह होती हैं, वेजेस जो पे की जाती हैं लेबर को, वो नॉर्मली तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट व्हेन दीज वेजेस आर पेड ऑन परचेज ऑफ एन एसेट देन दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। कि अगर वेजेस नॉर्मली दिए रखी हैं उसने, खाली वो कहता है वेजेस पेड टू द लेबर, तो फिर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर वो कहता है कि वेजेस पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या इरेक्शन ऑफ मशीनरी वगैरह वगैरह, तो इस तरह करके अगर उसके ऊपर है तो फिर तो वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर हुआ। तो कैपिटलाइज्ड है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट होगा। तो मीन्स के एक ही चीज़ है वेजेस, लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर वो एसेट के खरीदने के ऊपर हुए हैं तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम स्पेसिफिकली कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ लगी होगी कि डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। दूसरा पॉइंट है सिमिलरली वन आइटम मे बी डिफरेंट इन नेचर फॉर टू पार्टीज। आइटम एक ही है लेकिन एक पार्टी के लिए वो और है और दूसरी पार्टी के लिए वो और है। अब जैसा वो कहता है कि फॉर वन इट मे बी गुड्स, जो कि गुड्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड सेम आइटम फॉर अदर मे बी एन एसेट, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसकी मिसाल नीचे उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फर्नीचर फॉर मिस्टर ए इज अ गुड्स। अगर मिस्टर ए जो है उसके पास चीज़ें हैं, अगर वो मिस्टर ए ने चीज़ें खरीदी हैं आगे बेचने के लिए, तो मिस्टर ए के लिए वो चीज़ें क्या हैं, गुड्स हैं, क्योंकि उसने आगे बेच देनी है। अब उसने बेच दी तो मिस्टर ए के लिए तो वो गुड्स हैं। वो जब खरीदेगा तो परचेजेस लिखेगा, बेचेगा तो सेल लिखेगा, बिकॉज ही इज द डीलर ऑफ द फर्नीचर। क्योंकि ये जो नाम खाली हम आमतौर पर क्या सोचते हैं, जैसे किसी से भी कॉमनली आप पूछें कि अच्छा बताओ फर्नीचर क्या होता है, कॉमन जवाब उसका कि ये एसेट है। हालांकि जरूरी नहीं है कि फर्नीचर आपका एसेट हो। फर्नीचर आपका फर्नीचर डीलर के लिए तो एसेट नहीं है।
फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर एसेट नहीं है, उसके लिए गुड्स है। क्यों? क्योंकि उसने उसको डील करना है, उसने उसको सेल करना है। अगर वो बना के बेच रहा है तब भी, या वो खरीद के बेच रहा है तब भी है, तो उसके लिए भी फर्नीचर। अच्छा, अब वही फर्नीचर अगर ए पार्टी से बी ने खरीदा, अब बी ने भी अगर उसको आगे बेचना है तो बी के लिए भी गुड्स है। आगे सी ने खरीदा, सी ने भी आगे बेचना है तो सी के लिए भी गुड्स है। लेकिन अब डी ने खरीदा है, अब डी खरीद के अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहा है, उसके लिए फर्नीचर तो वही है, आइटम वही है, लेकिन उसके लिए अब ये गुड्स नहीं है, उसके लिए क्या है? एसेट है। तो वो तो इसको परचेजेस नहीं लिखेगा, वो तो उसको फर्नीचर अकाउंट लिखेगा। तो बात समझ आ रही कि इसका मतलब है एक ही आइटम है, लेकिन वो एक के लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। वो कहते हैं द एसेट, कहाँ थे हम लोग? डीलर ऑफ फर्नीचर, बट द परचेज ऑफ द सेम फर्नीचर फॉर मिस्टर बी इज नॉट गुड्स बट एसेट बिकॉज ही इज नॉट द डीलर बट द यूजर। हाउएवर द फॉलोइंग पॉइंट्स में आल्सो मेक द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू। हाँ, मतलब ये तो हो गया कि कंफ्यूजन वगैरह की यहाँ पे होती है, तो आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए कि हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है, कुछ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब पता चलता है। ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप जहन में रखते हुए क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ कैपिटल आइटम इज लॉन्गर फॉर द बिजनेस एज कंपेयर टू द रेवेन्यू आइटम। इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्गर है। तो पहला जो पॉइंट हुआ वो लॉन्गर टाइम है, यानी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होता है, वो बिजनेस को बेनिफिट जो होता है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए देता है। तो पहली चीज आपने ये गैस करनी है कि जो आइटम है इसका बेनिफिट आप गैस करें कि ये 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगा या कम अरसे के लिए होगा। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर नॉर्मली साल से ऊपर चलता है, मशीनरी है तो साल से ऊपर चलती है, लेकिन जो आपने गुड्स खरीदी है वो तो साल के अंदर अंदर यूज हो जानी है। सैलरी आपने किसी को पे की है तो वो सैलरी तो मंथली वाइज होती है, तो इसका मतलब उसका बेनिफिट को साल से ऊपर को तो नहीं होगा। आमतौर पर लोकल आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि रेगुलर आप मार्केटिंग करते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट जैसे हर माह आप मार्केटिंग कर रहे हैं या हर 3 माह बाद या 6 माह बाद आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक्सपेंस है नॉर्मली। लेकिन अगर आपने हैवी मार्केटिंग कर दी, जो कि एक पूरी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए गया, तो फिर वो नया जो प्रोडक्ट है उसका जो ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है वो कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट ज्यादा अरसे के लिए होगा। द नेचर ऑफ द सेकेंड है जी, नेचर ऑफ कैपिटल आइटम इज नॉन रिकरिंग। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये बार बार नहीं होते, ये वन टाइम होंगे। मशीनरी बार बार नहीं आनी, हो सकता है उसकी अगर 10 साल लाइफ है तो कम से कम 5 साल तो आप यूज करेंगे। हाँ, 5 साल के बाद आप चलो कहते हैं कि जी आप इसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो आप रिप्लेस कर दो। लेकिन ये नहीं कि हर दूसरे महीने बाद या हर महीने बाद या 15 दिन बाद या 6 माह बाद या 3 माह बाद आप रिप्लेस करते रहे मशीनरी और प्लांट वगैरह लगाते रहे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन रिकरिंग होता है, जबकि जो रेवेन्यू आइटम होते हैं वो ऑपोजिट इन नेचर है, मतलब वो रिकरिंग होते हैं, वो बार बार होते रहते हैं। सैलरी हो गया, सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इस तरह के जो आइटम है वो रिकरिंग है। और लास्ट पॉइंट, कैपिटल आइटम्स आर मूव्ड टू द बैलेंस शीट। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि आप ये गैस करें कि जो आइटम है ये बैलेंस शीट में जाएगा या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर वो बैलेंस शीट में जा रहा है इसका मतलब वो कैपिटल नेचर का है, वो कैपिटल नेचर का है। हाँ, वो कैपिटल पेमेंट हो सकती है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब इसमें देखें कि या दूसरी तरफ वो लाइबिलिटी वाला एक हेड है, जो कि जैसे कैपिटल पेमेंट के केस में हम कह देते हैं कैपिटल आ गया, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स आ गई, शेयर्स जो कि शेयर्स होते हैं तो लाइबिलिटी साइड पे आते हैं कैपिटल के नाम से जो आते हैं, कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, या डिबेंचर्स आ गए। इस तरह के आइटम जो है ये बैलेंस शीट में होंगे, यानी एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे। जबकि जो रेवेन्यू आइटम होगा वो कहाँ जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला हर आइटम आपका कौन सा होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट है या वो रेवेन्यू पेमेंट है। अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा है तो वो एक्सपेंडिचर है, और अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो पेमेंट का आइटम है, रिसीट का आइटम है, फिर वो रिसीट का आइटम है। अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है तो वो रिसीट रेवेन्यू रिसीट है, और अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इससे भी आप गैस कर सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाए तो रेवेन्यू नेचर का, बैलेंस शीट में जाए तो कैपिटल नेचर का, नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल, रिकरिंग है तो रेवेन्यू, लॉन्गर टाइम है तो कैपिटल, शॉर्टर टाइम है विद इन अ ईयर तो फिर वो रेवेन्यू आइटम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप जहन में रखिएगा। बाकी ओवरऑल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देख लेना है। बस ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो मल्टीपीडिया की अच्छी लगी तो उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।